नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज़ पर और हम हैं आपके साथ। बंगाल से एक खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को लेकर कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि एनआईए जो है सांप्रदायिकता फैला रही है। और मुझे बड़ा अचंभा होता है उनके इस बयान पर कि जो व्यक्ति इतने सालों से बंगाल का सीएम है और उसने खुद कितनी सांप्रदायिकता की है, पीछे चुनावों में देखा है कितनी निर्मम हत्याएं की गई हैं टीएमसी के द्वारा। और वो व्यक्ति जब ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि एनआईए जैसी जो संस्था है जो अपराधियों को जो पकड़ती है, जो आतंकवादी जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस पर कार्रवाई करती है, तो ऐसी संस्था पे जो इल्ज़ाम लगा रही है, इसके लिए इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रवि रावत जी। आइए इनसे बात करते हैं। रवि रावत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दो आप ये भी पूछ रहे थे कि किस तरीके से ये ममता बनर्जी के तेवर बदल रहे हैं। एक्चुअली ममता बनर्जी बंगाल में बंगाल की केजरीवाल की गुरु है, वो दीदी मानता है और बहुत बार उनसे ऐसे ही झूठ और ऐसे सांप्रदायिक राजनीति की शिक्षा उन्होंने ली है। और बंगाल को इन्होंने की बात कर रहे हो, कहाँ गुरु मानता है वो? अपने गुरु को गुरु नहीं माना, नहीं वो नहीं किसको गुरु मानेगा? नहीं, वो पीछे जब कई बार बैठकें हुई हैं, जब नहीं विपक्ष पूरा एक साथ हुआ है, तो आपने देखा होगा केजरीवाल उस मीटिंग में कहीं भी शामिल नहीं हुए। नहीं, आप जो भी हो वो अंदर के बात है, लेकिन ममता बनर्जी का बहुत सपोर्ट रहा है केजरीवाल को और केजरीवाल उनको बहुत मानता है। ये बात अंदर की बात है और केजरीवाल वहीं से बहुत सारे सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो उनको कैसे मजबूत करना है वो जी। अब एनआईए जैसी संस्था है, आपने देखा होगा 2014 से पहले जब 2008 में मुंबई में अटैक होता है, उसके बाद एनआईए का गठन होता है और एनआईए ने जिस तरीके से काम किया, भले वो कांग्रेस सरकार में हुआ, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सबकी होती है और एनआईए जिस तरीके से आतंकवादियों को धरपकड़ करना और उनके पूरे मनी ट्रेल, उनके हर तार को उन्होंने जोड़ा और उनको कुछ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक होने के वो पहले ही पकड़ लेते हैं। 2014 के बाद एनआईए कुछ ज़्यादा एक्टिव है। आप देखते हैं कि वो कोई घटना होने से पहले, मतलब अटैक होने से पहले ही एनआईए वहाँ उनको धर पकड़ लेती है। तो इससे क्या है, विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है और उनको राजनीति का मौका नहीं मिल पा रहा है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आतंक की फैक्ट्री देखते हैं कि बहुत सारा, बार आपने गौर नहीं किया होगा, मैं तो लगातार बंगाल पे को नज़र बनाए रखता हूँ कि वहाँ बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। बहुत इलीगल वहाँ पर बांग्लादेशी हैं, इलीगल रोहिंग्या हैं। और जब सीए की बात आती है तो ममता बनर्जी असम तक भाग जाती है और कहती है कि इनको देखते हैं कौन हटाने वाला है, मैं मर जाऊंगी पर किसी को मतलब यहाँ से निकलने नहीं दूंगी। और जब आप देखते होंगे कि तमाम ऐसे बम से अटैक होने वाले इतने जिंदा बम मिलते हैं। देखा जब इलेक्शन हुए थे, जब बीजेपी इलेक्शन हुआ था, जब बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें देखा ना कितनी निर्मम हत्याएं की गई, उसके बावजूद वो हार गई थी। वो राजनीतिक हत्याएं बात अलग है, लेकिन वहां पर बम की फैक्ट्रियां, वहां पर जो बम बनाए, मेरा कहना ये है कि मतलब जिस बंदे ने खुद, जिसके राज्य में जो इसका जिम्मेदार है, जितनी इतनी हत्याएं हुई हैं, और उसके बावजूद वो बंदा अगर एनआईए पे इल्ज़ाम लगाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कानून में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे कुछ चेंज होना चाहिए कि अभी मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि बंगाल में बहुत जगह घर उड़ गई। जो आतंक के वैज्ञानिक थे, बम बनाने वाले वैज्ञानिक, जो तमाम आतंकी थे, वो घर में बम बनाते थे। वो बम नहीं, वो तो उनका तो वो आपस में टीएमसी वालों ने ही एक दूसरे को मारा। लेकिन बंगाल में ऐसे बहुत घटनाएं हुई, एनआईए ने बहुत बमों को पकड़ा, जिंदा बमों को पकड़ा। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी एनआईए पर सवाल नहीं उठाती,
ममता बनर्जी बीएसएफ पर सवाल उठाती है, ममता बनर्जी केंद्र की हर एजेंसी पर सवाल उठाती है। सीबीआई गई थी, सीबीआई को अरेस्ट नहीं करने दिया, ईडी पर सवाल उठाती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी कोई आतंकी हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको निर्दोष देने के लिए सर्टिफिकेट दे देती है। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ही सांप्रदायिक वोटों पे चलती है, इसलिए वो ये ऐसा कार्ड खेल रही है। और जो एनआईए है, एनआईए ने जिस तरीके से भारत को सुरक्षित किया है, सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर किया है, उससे ममता बनर्जी का जो भारत में पीएम बनने का सपना है वो अधूरा हो रहा है, वो पिछड़ती जा रही है। क्योंकि अगर कोई बम ब्लास्ट होगा तो मोदी पर सवाल उठाएंगे, राजनीति होगी, कहेंगे कि देश सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंगाल में आपने राजनीतिक हत्याओं की बात की, तो राजनीतिक हत्याओं के पीछे और प्रकाश डालिए। राजनीतिक हत्याओं पे ये कहना चाहूँगा, जो दूसरा जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो ममता बनर्जी जो दोबारा जो दूसरी सीट से चुनाव लड़ी थी, तो उसमें भी बीजेपी के बहुत बहुत चांस थे। ये तो हत्याएं इतनी हुई, लोगों को, बीजेपी सपोर्टरों को, समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया, ठीक है। नहीं तो अगर देखा जाए तो बंगाल में जो बीजेपी का वर्चस्व है वो पहले से बहुत बड़ा है, पिछले इलेक्शन में आपने देखा ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तानाशाह की तरह जो ममता बनर्जी वो बंगाल में अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रही हैं। और ऐसे तानाशाह मतलब बन के कोई देश का पीएम कैसे बन सकता है, मुझे तो सोच पे भी तरस आता है, ठीक है। और जिसके राज्य में इतनी हत्याएं हुई, जो मतलब जिसने एक महिला होके जिसने एक महिला का सम्मान नहीं किया, बलात्कार हुए, रेप हुए, मर्डर हुए, बच्चों को जला दिया गया, या टीएमसी की या किसी की भी पॉलिटिक्स थी, आप कह रहे हो कि वो टीएमसी की आपस में पॉलिटिक्स थी, मैं कह रहा हूँ जो भी थी, लेकिन एक राजनीति के चक्कर में बच्चों की, निर्दोषों की जान लेना है, खुद इतनी सांप्रदायिकता फैलाना, उसके बावजूद एनआईए के ऊपर सवाल उठाना। आपको एक बात बताऊं, पश्चिम बंगाल आपको आप ढंग से नहीं देखा कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है ना, वो लेफ्ट पार्टियों ने बहुत पहले से वो है। और जो लेफ्ट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंसक विचारधारा है, उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा ही हत्याएं की है। और वो मतलब अपनी ताकत, हिंसा के बल पर सत्ता को हथियाना चाहता है। और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां 30 साल तक शासन की, और उसमें उसने तब लेफ्ट के टाइम पे टीएमसी के लोगों को मारा जाता था। ये पश्चिम बंगाल का कहना चाह रहा हूँ, जो जो सीएम बन के आई ममता बनर्जी, लेफ्ट को पछाड़ कर जब बंगाल की सत्ता में आई, तो मोटिव ये था कि हम यहाँ से ये जो हिंसा हो रही है ये सब खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने तो वापस खुद हिंसा का रूप ले लिया। हिंसात्मक जो कार्रवाई की है सारी, कोई भी केस होता है, कुछ भी होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, अब सबसे बड़ा कारण है कि जो टीएमसी का कैडर है वो लेफ्ट का कैडर भी उसमें शामिल हो गया। तो टीएमसी अल्ट्रा लेफ्ट हो गई समझो। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब बंगाल की जनता दोबारा फिर ठगी गई ममता बनर्जी के द्वारा। पहले लेफ्ट ने जो शासन किया, जो हालत की बंगाल की जनता की, जो दर्द था, जो जनता का दर्द, जनता ने सोची अगर ममता दीदी आती हैं तो शायद वो दर्द कम होगा हमारा, कि ममता दीदी एक महिला है तो महिला का सम्मान करेंगी, हमारी रक्षा करेंगी, कुछ बंगाल के बारे में कुछ सोचेंगी, कुछ विकास करेंगी। आपको क्या लगता है कुछ विकास हुआ है वहाँ पे लेफ्ट के पलटने के बाद? लेफ्ट में और ममता बनर्जी में क्या डिफरेंस देखते हो? कोई डिफरेंस नहीं है। ममता बनर्जी, मैं मानता हूँ कि वो एक महिला के होने के नाते वो अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन उस उनका वोटों का जो है ना, वोटों की भूख है, सत्ता का लालच है, वो उसने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। पहले 30 साल लेफ्ट ने बर्बाद किए। सारी इंडस्ट्री जो मतलब हमारा अर्थव्यवस्था, आर्थिक राजधानी था, पहले आर्थिक राजधानी बंगाल में थी। कोलकाता बहुत डेवलप था, बहुत आगे था, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट वगैरह हैं, बंदरगाह मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हो कि लेफ्ट के टाइम में जितना विकास था ममता बनर्जी के टाइम में, उसके बाद आके और पिछड़ गया है बंगाल? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछड़ने का
बहुत लंबा सिलसिला होता है, एकदम नहीं पिछड़ता है। पब्लिक कहती है कि सवाल पूछती है, ट्वीट में कमेंट करती है कि मतलब इतना सारा, इतनी नृशंस हत्या हुई, इतने बलात्कार हुए, रेप हुए इलेक्शन के टाइम में, और मतलब इतना सब कुछ हुआ, आतंकवादी गतिविधियां देख लो आप, बम ब्लास्ट देख लो, अभी पीछे वो पार्थ चटर्जी वाला जो केस आया था, शिक्षा घोटाला जो था, इतने सारे घोटालों के बावजूद मतलब सेंटर गवर्नमेंट क्या इतनी मतलब कमज़ोर हो गई है, क्या लाचार हो गई है कि मतलब, या जो हम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। जनता सवाल करती है, जनता कहती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट से डर रही है, इस टाइप से पब्लिक जो कमेंट करती है, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आर्टिकल जो हमारे देश में संविधान में 356 का वो किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो राज्यपाल को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रपति शासन कितना टाइम चलेगा? 6 महीना होगा राष्ट्रपति शासन, उसके बाद फिर चुनाव हो जाएंगे, फिर वही क्या होगा, वही आतंक होगा, फिर वही सत्ता में आ जाएंगी। तो राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं है। राष्ट्रपति शासन से कुछ, क्योंकि बंगाल एक छोटा स्टेट नहीं है, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, करोड़ों की आबादी है। जनता ये भी कहती है, सवाल पूछती है कई बार, तो वो कहती है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ है, जैसे वो कहती है कि सेंटर के पास इतनी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर सुरक्षा एजेंसियों को लगा के वहाँ पे वोटिंग कराई जाए, क्योंकि जो हमने देखा पीछे इलेक्शन में काफ़ी बीजेपी का जो परसेंटेज अच्छा आया है, तो अगर कह रहे हैं, अगर जो दोबारा चुनाव हुए थे, ममता बनर्जी का उसमें कोई जीतने का चांस नहीं था। अगर सिक्योरिटी एजेंसी लगा के, सुरक्षा एजेंसियां लगा के चुनाव कराए जाते, तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, अब आप बोलते हैं सिक्योरिटी एजेंसी पूरी होती है वहाँ पे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो कट्टरपंथी और ये बम बनाने की फैक्ट्रियाँ इतने फैल चुकी हैं कि जब अब उनको टारगेट किलिंग होता है, एक एक वोटर को देखा जाता है कि किसको वोट कर रहा है। अब गरीब आदमी है, उसके पास घर नहीं है, वो खाने के रोटी नहीं है, वो तब भी बीजेपी के लिए सपोर्ट करता है। और उसका सपोर्ट करने का क्या होता है कि उसकी लास्ट वो किस पे, पेड़ पे चढ़ी मिलती है, किसी को मारा जाता है, इतनी खतरनाक है, लोग भयभीत हो जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां वोटिंग के टाइम पे तो वहां पे रह लेगी, उसके बाद किस किस को सुरक्षा दे पाएगी? हर 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 व्यक्ति को नहीं दे पा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति इस आतंक के खिलाफ इकट्ठा ना हो, तो वो नहीं कर सकते। मतलब आप कहना चाह रहे हो जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा? जनता से ही होगा। आप अगर ये सोचते हो, बिल्कुल सही बात है, कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मदद खुद करते हो तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं लास्ट में शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये सांप्रदायिकता, जो एनआईए पे जो ये सांप्रदायिकता का इल्जाम लगा रहे हैं, तो इस पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मोस्टली जनता 50 क्या 70% तो यही समझती है कि ममता बनर्जी की वोटों की मजबूरी है, वो काम तो कुछ करेगी नहीं उनको लिए, उसके लिए यही होता है कि भाई अपने वोट को खुश करने के लिए, जो अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति होती है, उनको डराने की राजनीति होती है, वो सिर्फ यही होती है कि उनके पक्ष में इस तरीके का बयान दिला दो और उनके काम कुछ मत करो। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा होगा कि बंगाल में एक कट्टरपंथी ये बोल रहा था कि हम तुम्हें कुर्सी से हटा सकते हैं अगर तुम हमसे भीख मांगी थी वोट की, ऐसा कुछ था उसका लहजा। और तो जब इस तरीके के बात खुलेआम बात करते हैं तो ममता बनर्जी के पास वो शॉर्टकट तरीका है। भाई आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना काम कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उसके बाद भी तमाम लोग उस पर सवाल उठाते हैं, तमाम लोग वो करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि सारी स्कीमें मुस्लिम 100% यूज करते हैं, लेकिन सारी पार्टियां ये सवाल उठाती कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते हैं। लास्ट में आपसे मैं कहना चाहूंगा, बंगाल की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बंगाल की जनता कुछ नहीं, बंगाल की जनता सब समझदार है काफ़ी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बंगाल में गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है
और हिंसा बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो जनता को पहले अपना विकास करना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद हाँ, उनका देखो विकास ऐसा होगा। है, अगर आपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है तो ऐसी जो आतंक वाली राजनीति है, हिंसा वाली राजनीति है, उसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को एक बार तो खड़ा होना पड़ेगा। बिना कुछ किए तो ऐसा है नहीं कि कोई जादू छड़ी कि वो हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे हिटलर तो बन नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। अब ममता बनर्जी की राजनीति भी कुछ टाइम के लिए बची है। वैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर तक चली जाएगी शुवेंदु अधिकारी, लेकिन वो भी मुझे एक राजनीति लगती है। क्योंकि बीजेपी में भी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है बंगाल में, चाहे शुवेंदु दा हो और वहाँ पे दिलीप घोष हो। पार्टी में भी जब सत्ता में नहीं होते हैं ना तो पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। सत्ता मलाई मिलती है तो आदमी सोचता है कि वो है। तो मैं सबसे पहले तो बीजेपी के लीडर को कहूँगा कि एकजुट रहिए। और जैसे आपने देखा होगा कि तमाम टीएमसी बीजेपी के एमपी वगैरह वो उसमें चले गए। वो एक वो बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम था वो सिंगर, बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रीम। बाबुल सुप्रियो का उदाहरण देख लो। हम्म। उसकी गाड़ी पे पत्थर पड़ता है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कुछ नहीं था वो, नेता भी नहीं था, उसको मिनिस्टर बनाया। कैबिनेट मिनिस्ट्री में उसको जब राज्य मंत्री चाहिए जो भी हो, लेकिन उस बंदे को रखा। बड़े बड़े बीजेपी के धुरंधर नेता थे, उनको नहीं दिया। वो क्या करता है कि उसको एक बार हटाते हैं तो वो टीएमसी में ही शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे जब तक डरपोक नेता, ऐसे डबल स्टैंडर्ड नेता रहेंगे तो मेरे को लगता है कि पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती और न वो पब्लिक को सपोर्ट कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, अब आप आपने अंत में आप भी कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने जो इतनी बारीकियों से बताया, जो बंगाल के मुद्दे को विश्लेषण किया। तो और बंगाल के वह लोगों से भी आप सब बंगाल के लोगों से यही है जो अभी रवि वो जी भी ने कहा, कुछ कमेंट मैं करके। भी यही कहना चाहूँगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, हमें अपनी राय भेज सकते हैं कि, लेकिन आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अपनी जो मदद करने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता है वो आप खुद होते हो। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए तो मैं बंगाल की जनता से ये प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सलाह देता हूँ कि पहले आप खुद खड़े हों। आज की इस चर्चा में यहीं, आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।